Hello students, today our topic is Cascading Style Sheet, that is CSS, and in this lecture we are going to discuss some basic program related to CSS. So let's start. Students, पिछली बार हमने डिफरेंट टाइप्स CSS को रीड किया था कि CSS डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन CSS के बारे में हमने पढ़ा समझा। और इस वीडियो में हम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे आपको प्रोग्राम। तो सबसे पहले इंटरनल CSS की बात कर लेते हैं। एक प्रोग्राम रिलेटेड इंटरनल CSS है, आप देख सकते हैं। और जनरली हम इंटरनल CSS का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ मैं एक नोटपैड फाइल में इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, आपको टाइप करना होगा। ठीक है, एक नेम दे देते हैं pks.html। एक्चुअली हम यहाँ HTML का एक प्रोग्राम बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये टेक्स्ट फाइल है, बाद में इसको हम HTML की फाइल में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए ये प्रोग्राम है हमारा। अब इसमें क्या, पहले ये समझ लीजिए आप थोड़ा सा, वेट अ सेकेंड। ओके, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है आपका, जैसे हम HTML प्रोग्राम बनाते हैं। इंटरनल CSS का मतलब ये है कि हम CSS की कोडिंग HTML के प्रोग्राम में ही करेंगे, कुछ अलग से कोई फाइल नहीं बनाएंगे CSS की। ठीक है, तो हम नोटपैड में जनरली हम बनाते हैं प्रोग्राम, तो यहाँ भी हमने एक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड का यूज़ किया है और नोटपैड में हमने कोडिंग लिखी है HTML की। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इसके अंदर CSS की कोडिंग करनी है, और जैसे हम जानते हैं CSS का यूज़ हम क्यों करते हैं, वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी अगर हमको इसके अंदर CSS की भी कोडिंग करनी है तो इस तरह के प्रोग्राम को कहा जाएगा या CSS को कहा जाएगा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये आपके HTML का ही पार्ट है, कुछ अलग से नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको करना ही होगा, हेड सेक्शन के अंदर आपको स्टाइल टैग में आपको CSS की कोडिंग लिखनी पड़ेगी विद इन द स्टाइल एलिमेंट। तो ये आपने देखिए पहले HTML लिखा, फिर हेड सेक्शन, फिर स्टाइल टैग स्टार्ट हो गया। स्टाइल टैग के बाद आपको इसके अंदर आपने बॉडी और फिर H1 और फिर पैराग्राफ के लिए कोडिंग की है, आपने डेकोरेट करने के लिए कोडिंग की है, और फिर स्टाइल को हम क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि स्टाइल एलिमेंट यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम कोडिंग करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर हम कोडिंग करेंगे CSS की। तो देखिए अभी इसमें आपको ये और पता होना चाहिए, वैसे मैं पिछली बार इसके बारे में बता चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं कि जब हम CSS में कोडिंग करते हैं तो पहले हम सेलेक्टर लिखते हैं। सेलेक्टर का मतलब है कि वो टैग जिस पर हम ये सेटिंग अप्लाई करने जा रहे हैं CSS की। तो इसमें मान लीजिए बॉडी को हमें बैकग्राउंड कलर येलो करना है, तो पहले हम सेलेक्टर का नाम लिखेंगे जो इस केस में आपका बॉडी है। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, ये इसका सिंटेक्स है। प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। अभी हम प्रॉपर्टी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी आप समझाने के लिए अभी आप याद कर लीजिए इसको। जैसे बैकग्राउंड कलर के लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड डैश कलर लिखा, उसके बाद कॉलन का साइन और फिर कलर का नेम, जो इस केस में क्या है येलो, और फिर सेमी कॉलन का साइन। इसी तरीके से हेडिंग आपकी हेडिंग का कलर आपको रेड करना है, तो आपने लिखा H1 कलर रेड। फिर आपको टेक्स्ट लाइन हेडिंग को सेंटर रखना। अच्छा ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार में एक प्रॉपर्टी ही अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, पर याद ना रखिएगा कि सभी प्रॉपर्टी वैल्यू के कॉम्बिनेशन को सेमी कॉलन से हम सेपरेट करते हैं। जैसे हमने H1 के केस में किया है कलर रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसी तरीके से पैराग्राफ हो जाएगा, सेलेक्टर P टैग यूज़ किया है, तो ये सेटिंग P पर इस पैराग्राफ पर अप्लाई होगी। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हो जाएगी, वर्डन ऑफ फॉन्ट साइज होगा 20px। ये आपके पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन का साइन और फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी CSS में आपको प्रॉपर्टी ही समझनी है। ठीक है, टेक्स्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, कलर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अलाइनमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सब आपको समझना है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इनको याद कर लीजिए। जैसे बैकग्राउंड कलर के लिए प्रॉपर्टी का नेम है बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, हेडिंग के लिए हम लिखेंगे कलर सिर्फ, और टेक्स्ट अलाइन के लिए टेक्स्ट डैश अलाइन, फॉन्ट फैमिली के लिए फॉन्ट डैश फैमिली, और साइज के लिए फॉन्ट डैश साइज। देखिए यहाँ एक बात आपने नोटिस की होगी कि प्रॉपर्टी का नाम अगर बड़ा होता है या इसमें एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं तो हम डैश से सेपरेट करते हैं इसमें। ठीक, तो और प्रॉपर्टी और वैल्यू को हमेशा कॉलन से सेपरेट करते हैं और बाद में सेमी कॉलन लगाते हैं। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन है हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और उससे पहले क्या लिखते हैं, सेलेक्टर का नेम। तो इम्पॉर्टेंट बात ये थी यहाँ पर कि यहाँ पर हम इंटरनल CSS डिस्कस कर रहे हैं, और इंटरनल CSS का मतलब ये है कि हमको जो CSS की कोडिंग करनी है HTML के प्रोग्राम ही करनी है, कुछ अलग से नहीं करना है हमको इसमें। तो
इसके लिए हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग के अंदर CSS की कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। बाकी जनरली जैसा प्रोग्राम रहता है बॉडी के अंदर HTML के हम डिफरेंट टैग्स को डिफाइन करते हैं, वो एज इट इज़ रहेगा। आई थिंक समझ में आ चुका हो, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया हो जाए। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि वेब पेज येलो कलर का होगा क्योंकि हमने बैकग्राउंड डैश कलर येलो दे रखा है। हेडिंग का कलर रेड होगा और हेडिंग सेंटर अलाइन होगी। इसी तरीके से पैराग्राफ का फेस आपका वर्धना रहेगा और फॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल रहेगा। चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, तो आपको और थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये देखिए हमने इसे किसके अंदर लिखा है, स्टाइल के अंदर। ये क्या है आपका सेलेक्टर, ओके, बॉडी है सेलेक्टर। फिर देखिए H1B क्या है, सेलेक्टर, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, H1 की कलर वैल्यू क्या हो जाएगी, रेड, ठीक। सेमी कॉलन्स लगाएंगे इसके बाद, एक बार प्रॉपर्टी वैल्यू को कॉम्बिनेशन देने के बाद ऐसे ही सेकंड हो जाएगी टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉलन, फिर वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी सेंटर, उसके बाद सेमी कॉलन, ओके। और ये सब किसके अंदर क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये देखिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अब आप इसमें देखेंगे तो पैराग्राफ हो जाएगा सेलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करेंगे इसको। प्रॉपर्टी हो जाएगी फॉन्ट फैमिली, कॉलन का साइन इसके बाद, वैल्यू हो जाएगी वर्धना, फिर सेमी कॉलन का साइन। सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी फॉन्ट साइज, कॉलन का साइन, वैल्यू हो जाएगी 20 पिक्सल, फिर सेमी कॉलन का साइन। सेमी कॉलन का साइन हमेशा लगाते हैं एक बार प्रॉपर्टी वैल्यू को डिफाइन करने के बाद। और ये सब किसके अंदर लिखेंगे हम, स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अभी चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टाइल हेड, अच्छा स्टाइल को हेड एलिमेंट के अंदर ही लिखना है आपको, हेड के अंदर ही डिफाइन करना है, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। स्टाइल के बाद देखिए हेड को क्लोज कर दिया और फिर बॉडी को स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा HTML का। और ऑब्वियसली हेडिंग और पैराग्राफ तो होंगे ही होंगे क्योंकि हेडिंग और पैराग्राफ पर हमने CSS को अप्लाई किया है। हेडिंग और बॉडी के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ डिफाइन कर रखे हैं, ये देखिए आप। और लास्ट में हम बॉडी को क्लोज करने के बाद HTML को क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये सेव कर दिया, तो टेक्स्ट फाइल सेव होगी अभी, तो सिर्फ इसका HTML फाइल के लिए हमको सेव एज करना पड़ेगा। और पहले करेंगे हम ऑल फाइल्स और फिर नेम देंगे, नेम सेम रखते हैं, एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, pks.html कर देते हैं, तो अभी HTML की फाइल बन जाएगी हमारी डेस्कटॉप पर ही। सेव कर दिया, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसको क्लोज कर देते हैं। अब डेस्कटॉप पर आपके 2 फाइल्स होंगी, एक तो टेक्स्ट फाइल होगी और एक HTML फाइल होगी। ये देखिए ये HTML फाइल है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब बैकग्राउंड येलो कलर का आ रहा है, हेडिंग आपकी सेंटर अलाइन है, रेड कलर की है, और एक पैराग्राफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस पर CSS अप्लाई किया, इंटरनल CSS अप्लाई किया, क्लियर। तो ये इंटरनल CSS का एग्जाम्पल था स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से इंटरनल CSS को अप्लाई किया जाता है। तो ये इंटरनल मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी मैंने एग्जांपल दिए इंटरनल CSS, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस यही एक मेथड है CSS को अप्लाई करने का। हम एक्सटर्नल भी अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और सबका अपना एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है इसका एक। सिंटैक्स को एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए CSS का क्या सिंटैक्स है। सबसे पहले सेलेक्टर, सेलेक्टर का मतलब वो टैग जिस पर हमें CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर हम देखिए प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन, और वो कॉलन से सेपरेट होगा। पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे कॉलन, फिर वैल्यू लिखेंगे, और एक प्रॉपर्टी वैल्यू को फिर हम कॉलन से सेपरेट करते हैं, सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। इस तरीके से हम कितनी भी प्रॉपर्टी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे, ये भी एक एग्जाम्पल है। ये देखिए जैसे पैराग्राफ पर अप्लाई करना है तो P लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कलर रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो पैराग्राफ रेड कलर का होगा और सेंटर अलाइन होगा, ठीक है। तो अभी बात की हमने इंटरनल CSS की, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।
अब इंटरनल सीएसएस के बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस की और फिर इनलाइन सीएसएस की, ठीक है। और चलिए अब एक्सटर्नल सीएसएस की बात करते हैं। जैसा कि नेम है ना एक्सटर्नल सीएसएस, तो एक्सटर्नल का मतलब ही क्या है? एक्सटर्नल का मतलब ही सिंपल सा ही है कि हम सीएसएस की फ़ाइल अलग से बनाएंगे। अब सीएसएस की फ़ाइल एचटीएमएल की फ़ाइल का पार्ट नहीं होगी, सीएसएस की कोडिंग एचटीएमएल की कोडिंग का पार्ट नहीं होगी। हम एक अलग से फ़ाइल बनाएंगे जो सीएसएस की फ़ाइल होगी, और हम उस फाइल में जो भी वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए अपना कोड लिखेंगे वो आपका एचटीएमएल की फ़ाइल से टोटली डिफरेंट होगा, वो अलग से होगा। वहाँ हम जो भी प्रॉपर्टीज़ वैल्यू का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे वो आपका वेब पेज पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक प्रोग्राम है। पहले देखिए इसके लिए क्या करना होता है कि हमको एक अलग फाइल बनानी होती है सीएसएस की, और उसको लिंक कर देते हैं एचटीएमएल की फाइल से। और लिंक करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, वेट अ सेकेंड। तो उसके लिए जो हम लिंक टैग यूज़ करते हैं, लिंक टैग यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए। तो ये देखिए ये एक एचटीएमएल का प्रोग्राम है और एक्सटर्नल सीएसएस का एग्जाम्पल है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर, ये याद रखिए हेड सेक्शन के अंदर हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। इंटरनल में हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल में हम हेड सेक्शन के अंदर लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। आर का मतलब रिलेशनशिप, इसकी वैल्यू देंगे स्टाइल शीट, फिर देंगे टाइप की वैल्यू देंगे टैग/CSS, और फिर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एक अनदर एट्रीब्यूट है href। इसके अंदर हम उस फाइल का नाम देंगे लोकेशन के साथ जो हमें अटैच करनी है, और वो फाइल का क्या है आपकी CSS की फ़ाइल है। मान लीजिए CSS की फ़ाइल का नेम mystyle.css है और उसकी लोकेशन भी सेम ही है, डेस्कटॉप ही है, तो हम सिर्फ नाम ही देंगे, उसका नेम ही डिक्लेयर करेंगे mystyle.css, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल CSS का। बाकी जो जैसे एज इट इज़ जैसे कोडिंग रहती है HTML की, वो उसके अंदर रहेगी आपकी। तो इसमें हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने किया ये है कि हमने एक CSS की फ़ाइल को लिंक कर दिया HTML की फ़ाइल के थ्रू, ठीक है। तो होगा ये कि जो भी हम सेटिंग अप्लाई करेंगे CSS की फ़ाइल में वो रिफ्लेक्ट होगी हमारे वेब पेज के अंदर। तो ये एक एडवांटेज रहता है हमारा। अब यहाँ पर इंटरनल से अलग ऐसे है कि इंटरनल में CSS की कोडिंग और HTML की कोडिंग एक ही फाइल के अंदर होती है, जबकि एक्सटर्नल में 2 डिफरेंट फाइल बनती है। तो अभी तो ये हमारी HTML की फ़ाइल होगी जिसके अंदर हमने लिंक दे दिया है, ठीक है, और इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट यूज़ किए, rel, टाइप और href। तो आगे देखते हैं। तो पहले चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये हमारा कोड है, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पुराना प्रीवियस आउटपुट था, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये हमारा कोड है फ़िलहाल CSS का, ठीक। और ये हमारी एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल है। ये फाइल है आपकी CSS की। इसकी कोडिंग हमें अलग टेक्स्ट एडिटर में एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। टेक्स्ट एडिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, तो नोटपैड में एक अलग से फाइल बना देंगे और फाइल का नेम देंगे mystyle.css, क्योंकि यही हमने फाइल लिंक की है। तो चलिए ये भी करते हैं, वेट अ सेकेंड। ये देखिए mystyle.css है, इसको सेव कर देंगे। सेव करते समय याद नहीं रखना है आपको कि इसका नेम .css करके सेव करना है। कुछ भी नेम दे सकते हैं हम। अभी तो फ़िलहाल जो हमने लिंक किया है वो माई-स्टाइल के नेम से लिंक किया है, तो हमने माई-स्टाइल नेम दे दिया, mystyle.css, और ये CSS की फ़ाइल बन गई हमारी। ये देखिए हमारी CSS की फ़ाइल बन गई है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी नोटपैड की फ़ाइल थी सिंपल, इसकी ज़रूरत नहीं है, CSS की फ़ाइल की ज़रूरत है। अब हमारे पास 3 डिफरेंट फाइल्स हैं, कौन कौन सी? एक तो है हमारे पास, तो एक फ़ाइल है HTML की, एक CSS की, और इसके लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। HTML की फ़ाइल और बनाते हैं, एक pks.html नेम से सेव कर देते हैं। ये देखिए ये हमने सेव कर दिया इसको।
तो अभी हमारे पास 3 डिफरेंट फाइल हो गई। एक जहाँ हमने HTML का सोर्स कोड लिखा है, नोटपैड की फ़ाइल है, एक HTML की फ़ाइल है और एक हमारी CSS की फ़ाइल है, जो भी हमने नोटपैड में बनाई थी लेकिन .css से सेव की थी। ठीक है, तो हमारे पास 3 डिफरेंट फाइल्स हैं और लिंक कर दिया है हमने। तो अब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे आप जो CSS की फ़ाइल का जो भी हमने अप्लाई किया था डिफरेंट टेक्स्ट पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी वो रिफ्लेक्ट होंगी इसमें। ये हमारी CSS की फ़ाइल है mystyle.css। क्लियर? नोटपैड में लिखा था लेकिन हमने इसे .css करके सेव किया था, इसलिए ये CSS की फ़ाइल है। अब चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, तो क्या समझ में आया? हेडिंग देखिए आपकी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपकी, क्योंकि हमने हेडिंग पर CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी। ठीक है, कलर हमने ब्लू रखा था और हमने साइज़ भी बढ़ाया था उसका। तो ये एग्जाम्पल आपका इंटरनल CSS का। ये हमारी नोटपैड की फ़ाइल, ये हमारी CSS की फ़ाइल और ये हमारी HTML की फ़ाइल। इस तरीके से हम 3 डिफरेंट फाइल्स बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल CSS का एग्जाम्पल था। बस इसमें इतना है कि आपको एक अलग से फाइल बनानी होती है, उस फाइल को .css से सेव कर देंगे और उसका लिंक हम HTML की फाइल में दे देंगे, तो भी आपका CSS अप्लाई हो जाएगा। इसको एक्सटर्नल CSS बोला जाता है। इसे डिलीट कर देते हैं और अब पढ़ते हैं हम इनलाइन CSS। एक्सटर्नल पढ़ लिया, इंटरनल पढ़ लिया, अब इनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इनलाइन और देखते हैं आप। ओके, इनलाइन CSS। इंटरनल हो गया, इंटरनल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था आपका, एक्सटर्नल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनलाइन को डिस्कस करेंगे। यह आपका इनलाइन CSS। Inline style may be used to apply a unique style. An inline style may be used to apply a unique style for a single element. To use inline style, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब हम इनलाइन CSS करते हैं तो हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं टैग में। तो इंटरनल के लिए हमने स्टाइल को एज ए टैग यूज़ किया था और इनलाइन में हम स्टाइल को एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक कोड दे रखा है तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इनलाइन CSS वर्क करती है। ये देखिए, इसका कोड है HTML बॉडी H1 स्टाइल। अच्छा, इसमें हेड के अंदर नहीं कोडिंग लिखनी है आपको। जनरली जैसे हम कोडिंग लिखते हैं HTML की, वही कोडिंग लिखनी है। जिस टैग पर भी हमें CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, उस टैग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं CSS का। जैसे इसमें लिखा गया है H1 स्टाइल कलर कॉलन ब्लू टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से पैराग्राफ पे अप्लाई किया गया। पैराग्राफ स्टाइल और फिर CSS की कोडिंग अप्लाई की प्रॉपर्टी वैल्यू में, तो कलर कॉलन रेड और डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ये कोड। तो इसको भी एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। इसमें मेन पॉइंट ये है कि स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट यूज़ होता है इनलाइन में। तो एक फ़ाइल लेते हैं नोटपैड की। अब जनरली हम जैसे हम HTML का प्रोग्राम बनाते हैं वैसे ही प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ अलग से नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल में होता था कि हमें एक अलग से CSS की फाइल बनानी होती थी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि इसमें तो ये करना है कि HTML की हम जो कोडिंग लिख रहे हैं उसमें स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। जिस टैग पर भी हमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, जैसे इसमें के अंदर हमने किया है H1 और पैराग्राफ पर। सेव कर दीजिए। PKS नेम दिया तो नेम दे देंगे pks.html। यहाँ लिखेंगे ऑल फाइल्स। सेव कर दिया और इसको हम अब एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। ये देखिए, हेडिंग सेंटर अलाइन है, ब्लू कलर है। पैराग्राफ आपका रेड कलर का है, आपका लेफ्ट अलाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही होता है। तो ये हमारा कोड था। तो ये हमने इनलाइन CSS के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। तो स्टूडेंट्स, अब आपको आई थिंक क्लियर आइडिया हो गया होगा किस तरीके से इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS वर्क करती हैं आपकी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो अभी तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS की फ़ाइल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो अब बात करते हैं सेलेक्टर की। ये देखिए जनरली तो जैसे मैंने बताया CSS का सिंटैक्स है, सेलेक्टर का नेम लिखते हैं और फिर प्रॉपर्टी वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये इसका सिंटैक्स है। पर ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सेलेक्टर को सेलेक्ट करने का या यूज़ करने का सिर्फ एक ही मेथड है, एक से ज़्यादा मेथड है। ये तो एक सिंपल मेथड है कि हम सेलेक्टर का नेम लिख देते हैं। हम आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू और यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम यही आपको समझाएंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेट ए सेकेंड, सबसे पहले हम ये तो हमने इंडिविजुअल के थ्रू या एलिमेंट के थ्रू तो हमने बता ही दिया था। टैग का नेम लिख देते हैं तो सेलेक्टर बन जाता है आपका। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास के बाद बात करेंगे आईडी की और उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर की। तो सबसे पहले ये तो सिंपल एग्जांपल है एक सेलेक्टर का। जैसे आपको पैराग्राफ पर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो पैराग्राफ को सेलेक्टर लिखेंगे, पी लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिख देंगे हम, जो भी कोड है आपका CSS का। ठीक है, ये आईडी सेलेक्टर है। आईडी सेलेक्टर में हम एक आईडी अलॉट कर देते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जैसे क्लास में आपको एक रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तो जब टीचर आपके अटेंडेंस लेता है तो रोल नंबर के थ्रू लेता है, क्योंकि सबको एक आईडी अलॉट कर दी गई है। तो आपको पता है कि आपकी आईडी है, आपका रोल नंबर क्या है, तो तभी आप उसी आईडी के लिए रेस्पॉन्स दोगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें CSS में भी करते हैं। हम आईडी अलॉट कर देते हैं डिफरेंट टैग्स को। ठीक है, HTML के डिफरेंट टैग को अलग अलग आईडी अलॉट कर देते हैं और हम आईडी मेंशन करते हैं। तो आईडी मेंशन करने से क्या होगा कि जिस टैग की भी वो आईडी होगी सिर्फ उसी पर CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। तो जैसे एक आईडी दे रखी है पैरा1, तो पैरा1 जिसकी भी टैग की आईडी होगी उसी टैग पर ये सेटिंग अप्लाई होगी। और ये याद रखिएगा कि जब हम आईडी प्रोवाइड कराते हैं तो आईडी को यूज़ करते समय हैश का साइन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ यूज़ किया हैश पैरा1, तो टेक्स्ट लाइन हो जाएगा सेंटर, कलर हो जाएगा इसका रेड। क्लियर हो गया आपको? और इससे पहले हम क्लास इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद आईडी भी करेंगे। तो अब बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। क्लास में क्या है कि देखिए आईडी तो एक इंडिविजुअल को अलॉट कर दी जाती है। क्लास ऐसे समझिए कि एक जैसे एक क्लास में एक से ज़्यादा एलिमेंट बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर उसके किसी एक एलिमेंट पर या सभी पर एक साथ सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक क्लास का नेम है सेंटर और उस क्लास का एक एलिमेंट है P, तो अगर हम सिर्फ P पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे P.center। ठीक है, तो क्लास सेंटर के एलिमेंट P पर CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। और क्लास कैसे एलोकेट करोगे, क्लास कैसे डिसाइड करोगे आप कौन सी क्लास किसकी है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, जिस टैग की भी आपको क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, आप उस टैग का नेम, ठीक है, उसके बाद क्लास एज एट्रीब्यूट और फिर क्लास की वैल्यू, क्लास का नेम। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, 8 सेकेंड। ये नोटपैड का प्रोग्राम, नोटपैड की फाइल है, PKS नेम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कोडिंग लिख देता हूँ इसकी। ये देखिए H1 क्लास इजिकल टू सेंटर दे रखा है, P क्लास इजिकल टू सेंटर। तो H1 और P दोनों सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। तो क्लास को से रिलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम स्टार्टिंग टैग में क्लास इक्वल टू क्लास का नेम लिख देते हैं डबल कोट्स में, तो वो उस क्लास को बिलोंग करता है। ये देखिए इस तरीके से P क्लास इजिकल टू सेंटर। तो पैराग्राफ की क्लास सेंटर होगी, हेडिंग की क्लास भी सेंटर होगी, दोनों की क्लास सेम होगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमें सिर्फ देखिए P और H1 दोनों सेम को बिलोंग करते हैं क्लास को, लेकिन हमें P पर अप्लाई करना है तो हम सेलेक्टर की जगह P.center लिखेंगे। तो सिर्फ पैराग्राफ पर अप्लाई होगी, H1 पर अप्लाई नहीं होगी, जबकि H1 भी क्लास का ही एलिमेंट है, सेम क्लास, दोनों सेम क्लास के एलिमेंट हैं। तो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा क्लियरली। ये मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम को और ये इसका, ये देखिए हेडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं है, पैराग्राफ का कलर रेड हुआ है, हेडिंग का भी होना चाहिए था क्योंकि दोनों सेम ही क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने चूँकि P.center लिखा था इसलिए पैराग्राफ सेंटर क्लास के से पैराग्राफ पर ये अप्लाई हुआ है। अगर हम यहाँ पर P को रिप्लेस कर दें
या पी को हटा ही दें यहाँ से, सिर्फ क्लास का नेम लिखा, डॉट क्लास का नेम लिखा, तो उस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी पर ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए सेव एज किया मैंने, और इसको पी के एस वन दे देते हैं, एक अलग अलग फाइल बनाते हैं इसकी, और इसको सेव कर दिया। ये देखिए अब पैराग्राफ और हेडिंग दोनों पर अप्लाई हो जाएगा ये प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, जैसे पिछली बार किया था, और इस बार हमने क्लास के सभी एलिमेंट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, आप एलिमेंट आप ना देके डॉट क्लास नेम लिखेंगे तो उस क्लास के सभी एलिमेंट्स पर वो प्रॉपर्टीज CSS की अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें दो ही एलिमेंट थे H1 और P, तो दोनों पर अप्लाई हो गई है आपकी। तो ये तो क्लास की बात थी। ठीक है, अब चलिए आईडी की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए क्लास की जगह कीवर्ड आईडी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, क्लास की जगह कीवर्ड आईडी यूज़ करना पड़ेगा। तो वो भी करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, तो इस बार पिछली बार से देखिए क्या अलग है। H1 को हमने आईडी दे दी पैरा 1 और P को आईडी दे दी पैरा 2। ठीक है, सेकंड लास्ट लाइन को देखिए, P आईडी इजल टू पैरा 2। तो पैराग्राफ को हमने आईडी दे दी पैरा 2, और इसी तरीके से H1 को क्या आईडी दे दी पैरा 1। तो अब हम किसी एक आईडी पर भी CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे H1 पर अप्लाई करना है, तो मैं H1 को यूज़ ना करके उसकी आईडी यूज़ करूँगा। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे क्लास में रोल नंबर अलॉट हो जाते हैं तो रोल नंबर आपकी आईडी होती है, अटेंडेंस फिर आपकी आईडी से होती है, आप रोल नंबर से ही जाने जाते हो अपनी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हेडिंग को हमने आईडी दे दी पैरा 1 और पैराग्राफ को आईडी दे दी पैरा 2। तो जब बस इतना याद रखिएगा कि जहाँ हम क्लास को एक्सेस करते हैं तो डॉट क्लास नेम लिखते हैं, वहीं हम जब आईडी को यूज़ करते हैं तो हैश के साइन के साथ आईडी नेम लिखते हैं। तो सिर्फ उसी आईडी पर वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी CSS की। कलर इस बार मैंने चेंज कर दिया, ब्लू कलर कर दिया है। ठीक है, तो बाकी प्रोग्राम पिछली बार की तरह है, बस इस बार हमने क्लास की जगह क्या यूज़ किया है, कीवर्ड आईडी यूज़ किया है। तो सेव करते हैं प्रोग्राम को, सेव एज कर लेते हैं। HTML का प्रोग्राम है ये, इंटरनल CSS है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक फाइल पहले से थी, रिप्लेस कर देगा उसको इस नेम से। ये देखिए, ये कन्फ्यूज़ कर रही फाइल, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास एक फ़ाइल है, फाइल का नेम है PKS HTML की। ठीक है, जिसमें हमने आईडी का यूज़ करके, देखिए अभी सिर्फ एक आईडी पर ही डेटा चेंज हुआ, सेकंड आईडी पर डेटा चेंज नहीं हुआ, नहीं हेडिंग पर चेंज हुआ है। हेडिंग का जिसका हमने आईडी पैरा 1 दिया था उस पर पैरा 2 जिसकी आईडी दी थी उस पर कोई भी चेंज अप्लाई नहीं हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ। और अगर हम पैरा 2 लिखते हैं यहाँ पर, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखिए मैं एक अलग से फाइल बना देता हूँ तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर एक PKS1 बना देते हैं फाइल HTML की। अब देखिएगा ज़रा, अब सिर्फ पैरा 2 पर अप्लाई होगा, पैरा 1 पर अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए ये फाइल है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए अब पैराग्राफ सेंटर लाइन है, अब ब्लू कलर का हेडिंग नहीं है, पिछली बार हेडिंग थी पैराग्राफ नहीं था। तो इसका मतलब हम जिस आईडी पर जिस आईडी पर भी हम ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे CSS की, सिर्फ उसी पर एप्लीकेबल होगी, और दूसरों पर अदर्स पर नहीं होगी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आपको एक हमने बताया कि इंडिविजुअली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टैग का नेम लिख के, आईडी का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, क्लास का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है इसमें, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ना तो उसमें आईडी मेंशन करेंगे, नहीं क्लास, नहीं पर्टिकुलर किसी टैग का नेम लिखेंगे, बल्कि हम स्टार मार्क कर देंगे सेलेक्टर की जगह। तो उससे क्या होगा कि जितने भी टैग होंगे बॉडी के अंदर, उन सभी पर, जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, हेडिंग्स होंगी या जो भी कुछ होगा, उन सभी पर वो सेम सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, सेम
जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अप्लाई हो जाएगी। तो स्टार मार्क करते हैं सिर्फ, तो स्टार को बोला जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। तो वो भी करके दिखाते हैं हम आपको। ये दोनों फाइल पर डिलीट कर देता है आईडी की। अब देखिए ये आपकी फाइल है मेन। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम पहले तो ये आईडी हटा देते हैं क्योंकि अब आईडी की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ स्टार मार्क कर देंगे और यहाँ हम ये देखिए सेव कर देते हैं। ये फाइल है हमारी, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ किया हमने इसमें। ये देखिए अभी हेडिंग और पैराग्राफ दोनों पर सेम सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। सेम प्रॉपर्टीज़, कलर ब्लू और सेंटर लाइन। तो स्टूडेंट ये था आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।